हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू गुरुत्व नीट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता और आज हम फिर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पिछली क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात किया था और हमने ये देखा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से उसको 2 डिकेड्स के बाद डिस्कार्ड कर दिया गया और नई थ्योरी सामने में आई, वो थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यह थ्योरी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को के फॉर्मेशन को लेके है कि उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, उनकी प्रॉपर्टीज, कलर्ड प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री क्या होगी, इन सबको लेके है। चलिए, तो ये थ्योरी क्या कंसिडर करता है। सबसे पहले इसको दिया गया था, इसने दिया था हेंस बेटे ने दिया था 1929 में। और ये थ्योरी क्या कंसिडर करता था, चलो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, दिस थ्योरी कंसिडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन लाइगेंड एंड मेटल। ये थ्योरी ये मानता है, देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो मेटल और लाइगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो बॉन्डिंग होती है, यह थ्योरी मानता है कि उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। जैसे कि आयनिक बॉन्ड में होता है ना, कुछ वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है किसमें, लाइगेंड और मेटल के बीच में। मतलब जो मेटल है और लाइगेंड है, ठीक है ना, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है लाइगेंड और मेटल के बीच में। और यहां पर लाइगेंड को क्या माना गया है, लाइगेंड को और सेंट्रल मेटल को, दोनों को एक पॉइंट चार्ज माना गया है। हालांकि ये थोड़ी पूरी सही नहीं है, ठीक है ना। कई बार क्या होते हैं, लाइगेंड्स की साइज ज्यादा होती है, मेटल की भी साइज ज्यादा होती है, तो उसे हम कैसे पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। लेकिन यह थ्योरी मानता है कि लाइगेंड और सेंट्रल मेटल एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। लाइगेंड को इसने कहा कि लाइगेंड एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और मेटल को इसने कहा कि ये क्या है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। और नेगेटिव पॉइंट चार्ज जो लाइगेंड है वो सेंट्रल मेटल को एक किसी एक्सिस से उसको क्या करता है, अप्रोच करता है, ठीक है ना। तो ये पहली थ्योरी है। पहली थ्योरी क्या कहता है कि लाइगेंड और मेटल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। चलिए दूसरी बात देखते हैं कि ये थ्योरी क्या कहता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब मेटल आइसोलेटेड कंडीशन में होता है, आइसोलेटेड गैसियस कंडीशन में होता है, जब उसकी बॉन्डिंग नहीं होती है, तो उसके जो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, कितने डी, 5D, है ना। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इन सबकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। और जिन भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। समझ पाने के लिए सबके सब क्या है, ये सब 5D ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। मतलब इन सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। कब, जब अभी जो लाइगेंड्स है वो मेटल को अप्रोच नहीं किया है, मतलब मेटल क्या है, आइसोलेटेड कंडीशन में है, ठीक है। जब लाइगेंड मेटल को अप्रोच करता है तब क्या होता है, हम देखते हैं इसकी तीसरी थ्योरी में। तो लाइगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल को अप्रोच करे तो उससे पहले हम लोग जो उसके 5D ऑर्बिटल्स है, मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स है, इनका शेप देख लेते हैं कि इनका जो शेप होता है, इनकी जो लोब्स है वो कैसे लाई करते हैं। 5 जो ऑर्बिटल्स हैं, एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डी एक्स वाई में जो डी एक्स वाई जो ऑर्बिटल है उसमें जो लोब होते हैं, आपको पता है कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं इनका जो शेप है वो क्या होता है, डबल डम्बल शेप। क्या, डबल डम्बल शेप। तो यहां पर एक एक्सिस क्या है, एक्स है, और दूसरा एक्सिस क्या है, वाई। तो यहां पर जो इनके लोब होते हैं ना वो एक्स एंड वाई के बीच में लाई करते हैं। तो ये एक्स एंड वाई के बीच में ये लोग लाई करते हैं, मतलब ये एक्सिस पे लाई नहीं करते हैं, दोनों एक्सिस के बीच में, डी एक्स वाई, मतलब एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन में एक्सिस के बीच में ये लाई करते हैं। डी वाई जेड में देखेंगे तो ये y है, ये z मान लेते हैं, ये एक्सिस y मान लो, इसको z मान लो, तो ये y z के बीच में इसके लोग जो है वो लाई करेंगे। डी एक्स जेड में किसी एक को x मान लो,
किसी एक को Z मान लो, तो यहां पर भी जो लोब्स हैं डी ऑर्बिटल्स के, वो इन दोनों के बीच लाई करते हैं। कहने का मतलब ये है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, जो तीनों सेट हैं, ठीक है ना, डी ऑर्बिटल्स के 5 में से जो 3 हैं वो एक्सिस के बीच पे लाई करते हैं, ठीक है ना। लोब्स आर लाइंग बिटवीन दी एक्सिस, और इन 3 के सेट को हम लोग बोलते हैं T2G सेट, ट्रिपल डिजेनरेट, मतलब ये 3 जो है, ठीक है ना, एक साथ इसको बोलते हैं T2G सेट, क्योंकि ये जो है एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। अब अगर हम लोग डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के बारे में बात करें, तो यहां पर जो लोब होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस पर लाई करते हैं। अगर ये एक्स है, ये एक्स और ये वाई, तो यहां पर जो लोब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाई करते हैं, मतलब लोब्स आर लाइंग ऑन दी एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। और यहां पर डी जेड स्क्वायर में जो दो लोब होते हैं वो दोनों के दोनों जो लोब हैं वो मतलब इस जेड एक्सिस पे ही लाई करते हैं, ठीक है ना। एक जो लोब है कुछ ऐसा, और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्म में इस तरीके से इसके सेंटर पे लाई करता है। तो ये है डी जेड स्क्वायर। तो इतने से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि डी एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड में जो लोब्स हैं वो एक्सिस के बीच पर लाई कर रहे हैं, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में जो लोब्स जो है वो एक्सिस पर लाई करते हैं, ठीक है। और जो लोब्स आर लाइन अलोंग दी एक्सिस, वो क्या कहलाते हैं, दो ईजी सेट। ये जो सेट ऑफ 2 है, जो सेट ऑफ 2 का जो सेट है वो ईजी सेट है, ठीक है। तो अब लाइगेंड जब अभी मेटल के जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, डीजेनरेट है ना, अभी वो टूटा नहीं है, सबकी एनर्जी सेम है। अब अगर लाइगेंड अप्रोच करता है मेटल आयन को, व्हेन लाइगेंड अप्रोचेस द मेटल आयन, डी ऑर्बिटल स्टिल रिमेन डीजेनरेट। अभी तक जो डी ऑर्बिटल थे मेटल के वो डीजेनरेट थे, बट देयर एनर्जी लेवल इज रेज अ बिट। अभी भी जब लाइगेंड जो है सेंट्रल मेटल को अप्रोच कर रहा है तो अभी भी वो क्या है, डीजेनरेट है, सबकी एनर्जी सेम है। तो जब वो अप्रोच करता है तो अभी भी, अब इसके बाद भी वहां पे उसकी डीजेनरेसी भंग नहीं हुई है, लेकिन क्या होता है, लाइगेंड और सेंट्रल मेटल के जो ऑर्बिटल है उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो जब रिपल्सन होता है तो यहां पर जो उनका एनर्जी लेवल है, डी ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसको समझेंगे एक बार फिर से, क्या कि जब लाइगेंड जो है अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल को, है ना, लाइगेंड जो है सेंट्रल मेटल को क्या किया, अप्रोच किया, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 है। तो जब ये अप्रोच किया तो अभी ये क्या, सबकी एनर्जी सेम है, ये क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो जब लाइगेंड अप्रोच कर रहा है तो अब उसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसकी जो एनर्जी है अब थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, हायर एनर्जी लेवल पे ये चले जाते हैं। लेकिन अभी भी इसकी डिजेनरेसी जो है वो भंग नहीं हुई है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। समझ पर, अभी भी ये डीजेनरेट है, ठीक है ना, अभी भी क्या है, ये डीजेनरेट है। अब आगे क्या होगा ये देखते हैं। और इस जो एनर्जी जो लेवल है ना, ये जो एनर्जी लेवल है, ये जो एनर्जी जिसमें हायर एनर्जी चला, इस एनर्जी लेवल को अपन क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। क्या कहते हैं, बैरी सेंटर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड, इसी थ्योरी की अगली बात, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर कोई कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो वहां पर क्या होगा, ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अब हम ये जानते हैं। चलिए, अभी हमने क्या बोला कि जो लाइगेंड है वो मेटल को जब वो अप्रोच करता है तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसमें क्या होगा, टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द लाइगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम अलोंग द एक्सिस।
तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लाइगेंड होता है वो सेंट्रल मेटल को अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है। अलोंग द एक्सिस मतलब कि एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से एंड जेड एक्सिस से इससे क्या करता है, सेंट्रल मेटल को अप्रोच करता है। तो आगे सुनेंगे, सो द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द लाइगेंड विल एक्सर्ट ग्रेटर रिपल्सन ऑन दैट ऑर्बिटल whose lobes are lying along the axis। जैसे कि सुनेंगे मेरी बात, जैसे ये सेंट्रल मेटल है और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब इसका हम लोग एक्सिस ले लेते हैं सेंट्रल मेटल का। एक एक्स एक्सिस है, एक जैसे ये ले लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बनने के समय जो लाइगेंड होता है ना, वो सेंट्रल मेटल को ऑन दी एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस अप्रोच करते हैं। या तो ठीक है ना, या तो वो एक्स एक्सिस से आते हैं या वाई एक्सिस से आते हैं या जेड एक्सिस, मतलब सारे के सारे लाइगेंड, 6 लाइगेंड है वो एक्स वाई और जेड एक्सिस से इसको सेंट्रल मेटल क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। इसको मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं, ये लाइक ऐसा है, ये ऐसा, किसी एक को एक्स बोल दो, किसी को एक्स बोल दो, किसी को वाई एक्सिस बोल दो, किसी को जेड एक्सिस बोल दो, है ना, एक्स वाई एंड जेड, लाइक ऐसा। तो सेंट्रल मेटल के वो ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं, ठीक है ना, जो अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं, वो वाले ऑर्बिटल वो जो है वो लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर से ज्यादा रिपेल होंगे, लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर से ज्यादा रिपेल होंगे। पहले क्या हुआ, जब लाइगेंड इसको अप्रोच कर रहा था, तो जो इसके ऑर्बिटल्स है वो थोड़ा सा हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते, मतलब यहां से चले गए यहां पर। अब लाइगेंड धीरे धीरे और नजदीक आते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जब नजदीक आते जा रहे हैं तो इसके वो ऑर्बिटल्स जो अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं, उनके जो लोब हैं उनमें रिपल्सन ज्यादा होता है। तो जब रिपल्सन ज्यादा होता है तो अब यहां पर इनकी जो स्टेबिलिटी या इनकी जो एनर्जी है वो हो जाती है ब्रेक। और एनर्जी ब्रेक हो जाती है तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें जो लोब्स है वो अलोंग द एक्सिस लाई करते थे वो ज्यादा रिपेल होंगे, और वो ज्यादा रिपेल होंगे तो वो अब जैसे स्प्लिट हुआ तो वो हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर। समझ सकते हैं क्या, इसको हम क्या कहेंगे, बेरी सेंटर। तो जो ऑर्बिटल्स जिनमें रिपल्सन ज्यादा हो रहा है वो हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं, और जिन पे रिपल्सन कम हो रहा है वो लोअर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। मतलब इस प्रकार से इसमें क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। समझ पा रहे हैं क्या। अच्छा, तो इनके बीच का जो ये इजी सेट, मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये इसको कहते हैं इजी सेट और ये है T2G सेट। तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है ना, इनका जो गैप है, एनर्जी का जो गैप है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसी को बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इन दोनों सेट के बीच का जो एनर्जी गैप है या एनर्जी डिफरेंस है, इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको हम लोग डेल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ओ। क्रिस्टल ओ मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको डेल ओ से या डेल ऑक्ट से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या। तो जो यहां से अगर आप देखिए, आप समझिए, अगर इस बेरी सेंटर से अगर हम लोग यहां पर लें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को, यहां से इजी सेट को लिखें तो यहां से बेटा इसको ना tan dq से भी रिप्रेजेंट करते हैं, tan dq, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन करने का यूनिट है tan dq। तो यहां से इसका जो एनर्जी है वो पॉइंट, यहां से यहां तक की जो एनर्जी वो 0.6 डेल ओ, या इसको हम लोग लिखते हैं 0.6 dq। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इस बेरी सेंटर से इसकी एनर्जी जो होती है वो 0.6 डेल ओ या 0.6 dq होती है, ठीक है ना। जबकि यहां से जो इस T2G सेट जो है इसकी जो एनर्जी है वो 0.4 डेल ओ क्या होती है, कम होती है। 0.4 डेल ओ या फिर 0.4 dq कम होती है। और ये जो है 0.4 डेल ओ कम हुई है इसकी एनर्जी, जबकि ये जो है 0.6 डेल ओ इसकी एनर्जी ज्यादा हुई है। समझ पा रहे हैं क्या। एक बार फिर से क्या हुआ है, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल है dx y y z x z x स्क्वायर, आई एम सॉरी, x स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये ले लो, ठीक है ना। जैसे जैसे लाइगेंड इनके नजदीक गया, इनका इनकी जो हायर एनर्जी लेवल पे चले गए, और फिर जब इसको इसके नजदीक आया और ऑन दी एक्सिस जब इसको अप्रोच किया, तो जो इसके एक्सिस पे जो इसके डी ऑर्बिटल के एक्सिस पे जो लाई करते थे ऐसे ऑर्बिटल, उसमें रिपल्सन ज्यादा हुआ, ठीक है ना। और जब रिपल्सन ज्यादा हुआ तो अब ये जो है, ठीक है ना, जब ऑब्वियस बात है रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये सहन ज्यादा नहीं कर पाएंगे, एक टाइम तक सह पाएंगे रिपल्सन को। जब सह नहीं पाए तो ये क्या हो गए, टूट गए। जब टूट गए तो ये हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, और जहां पर जो लोब्स है वो एक्सिस के बीच पर लाई करते थे, उन पे रिपल्सन कम हुआ। रिपल्सन कम हुआ तो वो लेस एनर्जी या लोअर एनर्जी लेवल पर रह गए। तो यहाँ पे जो डी एक्स वाई है, वाई जेड और डी एक्स जेड है, इनके जो लोब होते हैं वो एक्सिस के बीच पर लाई करते हैं, तो ये लोअर एनर्जी लेवल पर चले गए। और यहाँ पर अलोंग दी एक्सिस लाई करते हैं जो लोब्स हैं, इनमें रिपल्सन ज्यादा हुआ, तो ये हायर एक्सिस हायर एनर्जी लेवल पर ये चले गए। इसको कहते हैं T2G सेट, EG सेट, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसको कहते हैं T2G सेट, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ये ट्रिपल डी जनरेट सेट है, मतलब इनमें तीन की एनर्जी सेम है, तो T2G सेट कहते हैं, ट्रिपली डी जनरेट कहते हैं। और EG सेट इसको कहते हैं डबली डी जनरेट, मतलब दो जो लोब्स हैं, इन दो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ऐसे हो गया स्प्लिटिंग, है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जब लाइगेंड अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल को, तो यहां पे जो डीजेनरेसी है इसकी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और इस तरीके से हो जाती है स्प्लिटिंग। अब आगे क्या होगा, अब समझेंगे कि एक एग्जांपल पहले लेते हैं, समझ। जैसे ये है हो गया K4FeCN6, ठीक है। आयरन या कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, इसका मतलब है कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये तो है ना, एयर है, ठीक है। अब जो सेंट्रल, अब ये जैसे ये लाइगेंड अब ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, जैसे कि हमने देखा था साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जब इस सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेगा ना, तो यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा। तो जब रिपल्सन ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के केस में, रिपल्सन ज्यादा होता है, तो रिपल्सन ज्यादा होता है तो ये जो डेल ओ है, ये क्या है, डेल ओ है ना, ये क्या है, डेल ओ। तो ये डेल ओ मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनके बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये जो 10 DQ है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये डेल ओ जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ने से क्या होगा, अब बढ़ने से ये होगा कि अब जब यहां पे जैसे Fe+2 के फॉर्म में है, Fe+2 के पास इलेक्ट्रॉन कितना था, Fe+2 के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, Fe के पास होता है 26, इसका एटॉमिक नंबर है, तो 3d6 4s2 होता था, तो 2 इलेक्ट्रॉन अब निकल जाएगा। तो अब इसमें कितना रहेगा Fe के पास, Fe+2 के पास आर्गन 3d6। तो अब सुनेंगे, पहले जब आयरन आइसोलेटेड स्टेट में था तो ये 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6। अब समझेंगे यहाँ पे क्या होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पेयरिंग होती थी ना, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा, ध्यान से सुनना। ये थ्योरी क्या कहता है, तो जब ये आइसोलेटेड था तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से थे। अब जब लाइगेंड अप्रोच करता है तो यहां पर क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी, एक EG सेट में और एक T2G सेट में। अब सुनेंगे, अब यहां पर हम पहले इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं, तो यहां पर जो ये तो T2G और EG में चले गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन को इस जो T2G सेट और EG सेट में हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, कितने इलेक्ट्रॉन थे डी ऑर्बिटल में, 6, तो यहां पे रखेंगे 1 2 3। चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें x² माइनस y² में गया था, तो आप सुनेंगे चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर x² माइनस y² में नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आया है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आया है तो यहां पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन को अब यहां पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, जो कि उसके पास नहीं होगी। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगेन इसी dxyz में क्या होगा, पेयरिंग होगा। समझ पा रहे हो क्या, देखो, अगर व्हेन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम, देन क्या बेटा,
डेल ओ इंक्रीज, डेल ओ ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से। समझ पा रहे हैं क्या? डेल ओ जो है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा, मतलब पेयरिंग एनर्जी, बेटा जब इलेक्ट्रॉन जब पेयर करते हैं ना, जब पेयर होते हैं ना, तो उसमें उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो पेयर करने वाली एनर्जी कम है और डेल ओ ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, जिसमें एनर्जी कम लग रही है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगेन T2G सेट में ही जाएगा, EG सेट में नहीं जाएगा। इसको लिख लेना ना, पहले आप लोग समझ लो। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G सेट में अगेन जाएगा, 4, 5 और ये 6। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3d6 थे यहाँ पे, ये 3d6 था, 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, ठीक है ना। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल हो गए? T2G सेट में, और EG सेट अब रह गया खाली। ठीक है, अब आगे। अच्छा, लाइगेंड तो अब आ रहे हैं, तो लाइगेंड को सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल के साथ क्या करनी है? बॉन्डिंग करनी है। तो जितने कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल को, उतने ही ऑर्बिटल को क्या कराने हैं? उसको अवेलेबल कराने हैं, उतने ही ऑर्बिटल क्या कराने हैं? अवेलेबल। तो देखो यहां पर सेंट्रल मेटल ने 2 ऑर्बिटल अवेलेबल करा दिए, 2 ऑर्बिटल क्या करा दिए? अवेलेबल। तो 2 तो इनर डी से मिल गया, ठीक है ना, और बाकी 4 जो है वो 4s, ये 3d है, बाकी जो 4 ऑर्बिटल है 4s और 4p से मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो टोटल कितने मिल जाएंगे? 6 ऑर्बिटल, और 6 ऑर्बिटल, और इनका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? D2sp3, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो ऐसा। अगर वीक लिगेंड आया, अगर यहाँ पे Cn की जगह पे Cl रहता, अगर Cn की जगह पे Cl6 रहता, तो हम क्या कहते? तो हम ये कहते कि यहां पर अगेन कोई दिक्कत नहीं, सेम ऐसे ही होगा, लिगेंड आएगा, इसके एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसमें क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग तब भी होगी, लेकिन अब क्या होगा? जो यहाँ पर स्प्लिटिंग जो एनर्जी है ना, इनका जो गैप है ना, वो होगा कम। वो क्या होगा? मतलब डेल ओ अभी हो जाएगा इनका कम, मतलब आप इनको पास पास से रख सकते हो। यहाँ पे EG सेट है, यहाँ पे T2G सेट है, तो उस वक्त क्या होगा? इन केस ऑफ वीक लिगेंड क्या होगा? अब डेल ओ मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी पेयरिंग एनर्जी से। यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी पीई, इसको शॉर्ट में पीई लिख सकते हैं, पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, डेल ओ कम होगा। तो अब अगर इसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे पहले, है ना, और जो लाइगेंड्स है उसके लिए ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराया जाए, उससे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दे। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1, ये 2, ये 3, 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए। चौथा इलेक्ट्रॉन अब पेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, डेल ओ मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। तो जहां पे एनर्जी कम लग रही है, चौथा इलेक्ट्रॉन वहीं पे जाएगा। तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे भर गए। फोर्थ इलेक्ट्रॉन अब जाएगा EG सेट में, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या है? कम है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन अब यहां पर चला जाएगा। कब? जब वीक लिगेंड होगा, बार बार कह रहा हूं मैं, जब वीक लिगेंड होगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG सेट में जाएगा। 4 हो गया, 4 के बाद यहां पे हो गया 5, ठीक है ना। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। अब छठा जो इलेक्ट्रॉन है अगेन पहले T2, अब पेयरिंग होगा, तो पेयरिंग होगा तो नीचे से स्टार्ट करना अगेन, ठीक है ना। तो जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो अगेन यहां से पेयरिंग होगा, तो छठा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है और EG में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, और EG में कितने? 2। समझ पा रहे क्या? जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या था इसका कॉन्फ़िगरेशन? T2G में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि EG में कितने थे? 0। इसके लिए जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, जब Cn था, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में चले गए थे, T2G6, EG 0। और जब ये वीक लिगेंड है तो यहां पे इसका कॉन्फ़िगरेशन T2G4, EG2, कुछ ऐसा। समझ पा रहे हैं क्या? चलिए, तो ये था। अब इसके आगे क्या? अब अच्छा, अब क्या हो गया? अब वीक लिगेंड है तो इसके सारे के सारे ऑर्बिटल्स में क्या? इलेक्ट्रॉन्स है ना। इनमें खाली ऑर्बिटल 3D ऑर्बिटल में हमको नहीं मिला, ये 3D ऑर्बिटल था, आगे हमको 4s और 4p में जाना होगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ पे खाली ऑर्बिटल नहीं मिले, तो सारे के सारे खाली ऑर्बिटल में 6 के 6 खाली ऑर्बिटल अब हमको आगे देखना पड़ेगा। मतलब इधर 4s, 4p एंड 4d, यहां से हमको 6 ऑर्बिटल लेने होंगे, अवेलेबल करने होंगे। मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? s 3p और 2d, sp3d2। यहाँ पर जो d है वो आउटर वाला लिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आउटर ऑक्टाहेड्रल। तो ऐसे यहां पर हम लोग चेक करेंगे।
कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, जियोमेट्री क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ये सारी चीजें जो है हम लोग इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के थ्रू हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी आपको क्या करना है, ये आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा, ये सब है ना। तो जो बातें हैं उसको मैं मिटा देता हूं यहां पर, ये इतना है ना, ये बना लिया होगा। तो इतना बनाने के बाद अब लिखेंगे, अब दो केसेस हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड अप्रोच करता है तो क्या होगा, वीक लिगैंड अप्रोच करता है तो क्या होगा। तो व्हेन स्ट्रॉन्ग लिगैंड अप्रोचेस सेटल मेटल एटम या आयन, देन डेल ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, डेल ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। देन द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन को मिटा देना भाई ना, ये इलेक्ट्रॉन मिटा देना, ये ऐसा। अगर हम लोग समझें एक बार फिर से, टोटल अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 1 2 3 हो गया। तो अब क्या होगा, देन दी फोर्थ, जब डेल ओ ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, तब लिखेंगे देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन enters T2g orbitals, then fourth electron enters T2g orbitals giving the configuration T2g orbital giving the configuration T2g4, समझ पा रहे हैं, गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन T2g4। अभी Eg0 चौथा इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है ना, चौथा इसको हटा देना भाई ना, अब इसको हटा देना, बस इतने ही 4 इलेक्ट्रॉन के अगर हम लोग देखें तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो T2g में जाएगा, ठीक है ना, फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2g4 में जाएगा, T2g में जाएगा। देन द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स T2g ऑर्बिटल्स गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन T2g4 Eg0। नंबर 2, इन केस ऑफ वीक लिगैंड पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से। देन दी फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अब आप आगे बताएं, देन दी फोर्थ इलेक्ट्रॉन, जब अगर वीक लिगैंड होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा Eg सेट में, किसमें जाएगा, Eg से। फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स Eg ऑर्बिटल, Eg है ना, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स Eg ऑर्बिटल एंड गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन T2g3 Eg1। अगर 4 इलेक्ट्रॉन के लिए देखा जाए, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन T2g3, 3 इलेक्ट्रॉन T2g में भर गए, चौथा इलेक्ट्रॉन गया Eg1 में, गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन T2g3 Eg1। बातें समझ में आ रही है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके सामने FeCN6 होल -3, इसका आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, इन सब के बारे में हमको बताना है। तो चलिए कैसे करेंगे, थोड़ा स्मार्टली आप हैंडल करेंगे ना, थोड़ा फास्ट करेंगे। क्या यहाँ पे आयरन किसमें है, +3 में, Fe+3 हो गया, Fe+3 का इसका हाइब्रिडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो तो ये हो जाएगा आर्गन 3d5। कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन के पास, 5, ठीक है। तो अब ये बार बार आपको ना, ये एक बार आपको ये बनाना है, अगर आपका सब्जेक्टिव है तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा, है ना, ये ऐसा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव सवाल होगा तो इस तरीके से बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये सब बनाने की बार बार जरूरत नहीं है, सीधा आप आंसर लाएंगे। चलिए 3d5 है तो यहां पर लिख लेंगे, यहां पर क्या है, जो इसका कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। कॉम्प्लेक्स कौन सा दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स कौन सा फॉर्म हम कर रहे हैं, FeCN6, ठीक है ना, -3, इसका हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, मतलब अब यहां पर डेल O जो है बढ़ गया है, डेल O जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। 5 इलेक्ट्रॉन से फिल किए जाए, 1 2 3। मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो इसका चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब T2g में जाएगा या Eg में जाएगा, तो T2g में जाएगा तो 4 एंड 5, ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखेंगे टोटल कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए हमको,
कितने 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो खाली ऑर्बिटल हमको कैसे मिलेंगे, दो तो यहां से मिल गए D2, ठीक है ना, तीसरा 4 ये 3D है, ये 3D है, नेक्स्ट 4s से मिलेगा और आगे जो है 4p से मिलेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6। तो अब ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं ये जो है आपस में इंटरमिक्स होके नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद ये अगेन उतने ही ऑर्बिटल नए बनाएंगे जिसमें जो लाइगेंड है वो अप्रोच लाइगेंड है उसके साथ मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इस तरीके से कोवैलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, D2 1s 3p। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। जियोमेट्री क्या है, इनर ऑक्टाहेड्रल। जियोमेट्री क्या होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और 1 है तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और अच्छा नेक्स्ट कहानी, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं मतलब स्पिन जो हो गया है वो हो गया है लो। मतलब ये है कौन सा कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सबको समझ में आ रहा है क्या, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको सारी बातें, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, कलर्ड है कि नहीं, कलर्ड मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी प्रेजेंट मतलब वो कलर्ड है, ठीक है ना, कलर्ड है या कलरलेस है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा उसका, तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप देखो शॉर्ट में कैसे करें, जैसे अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में करना है तो ये कैसे होगा, Fe+2 सीधा देखिए, Fe+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बचेगा 6, 3d6 होगा, कितने इलेक्ट्रॉन 3d6, तो ये 3d6, ठीक है। अच्छा H2O वीक लाइगेंड है, मतलब वीक लाइगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, H2O पेयरिंग मतलब आई एम सॉरी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, VBT वाला केस नहीं करना है, CFT वाला, ठीक है ना। फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, Eg में। तो चलो 1 2 3 ऐसा, अब T2G ऐसा मान ले कि यहाँ पे T2G है 1 2 3 4 5 और ये 6, कुछ इस तरीके से। मुझे बताओ ऑर्बिटल्स कहीं पे खाली मिल रहे हैं क्या, नहीं, मतलब आउटर ऑर्बिटल लिए जाएंगे 6, इसका कांस्टेंट नंबर है, मतलब 1s3pd2, तो ये sp3d2 इसका क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा। ज्योमेट्री क्या होगी, आउटर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, इसका क्या होगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है, n इज इक्वल टू कितने हैं 4 है, मतलब ये पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होगा, ठीक है। कलर प्रॉपर्टी शो करेगा और स्पिन क्या होगा, हाई होगा, हाई स्पिन। ये इसके बारे में हो गया। MnCl6 -3 मतलब Mn क्या है यहाँ पे +3 निकाल लेना। Mn+3 में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d4, आर्गन 3d4। लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है, लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके इसी में जाएगा, समझ पाएंगे। 3d4 ये हो गया, ऊपर वाले दो खाली हैं, तो इसमें इसका कॉन्स्टेंट नंबर कितना है 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा D2sp3, क्योंकि इनर D यूज होगा यहाँ पर, D2sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, n इज इक्वल टू कितना है 2, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और पहले से पहले क्या थे, चारों इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल थे, अभी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, पहले 4 थे जब ये आइसोलेटेड में था, समझ पा रहे हैं क्या। अब जब अप्रोच कर रहे इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल होगा, जैसे यहाँ पे ये हो गया। अच्छा इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा सकता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और इसका जो फॉर्मूला है n+2 √n+2, यहां से आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। n जहां पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर, ठीक है। अच्छा हमने बोला था कि निकल, जैसे हमने वीबीटी में कुछ केसेस देखे थे कि निकल +2 के क्वार्ट्ज नंबर 6 में सारे के सारे कंपाउंड जो होते हैं आउटर ऑक्टाहेड्रल होते हैं, तो वो एक्सप्लेन कौन करता था, CFT। तो कर लो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो चाहे वो वीक लाइगेंड हो, दोनों के लिए एक ही बात थी। निकल+2 इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 4s2 होता था, तो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4s0 हो जाएगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, कैसे करना है 1 2 3, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड T2G में अगेन जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब ये पेयरिंग हो गया, बचे कितने 2 4 5 6 हो गया 7, और ये 8 7 और 8। तो चलो इसको थोड़ा सा वैसे कर लो, करना चाहते हो तो ये ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनर
ऑर्बिटल में खाली ऑर्बिटल हमको अवेलेबल हुआ क्या? नहीं। तो इनर में तो अवेलेबल नहीं हुआ, तो हमको आउटर जाना है। आगे ले लेंगे 4s, 4p और 4d। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 ऐसा, ठीक है ना। तो 4s, 4p एंड 4d जैसे ही आप लेते हो तो इसका जो हाइब्रिडेशन है वो क्या निकल जाएगा? sp3d2 आउटर ऑक्टाहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। n इज इक्वल टू 2, तो पैरामेग्नेटिक इन नेचर, कलर प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और बस यहाँ पे ये हाई स्पिन होगा, क्योंकि पहले भी इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, बट बाद में भी 2 है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसमें अगर देखा जाए तो सेम कहानी, चाहे Cn हो, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कोई दिक्कत नहीं। वीक होगा तो यहाँ पे क्या करना, फिर से निकल +2 है, 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो वीक में क्या होगा? अब देखो भरने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। निकल +2 है, ठीक है ना, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, 3d8 4s0। चलो भरते हैं, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं ऊपर जाएगा, 4 5, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन नीचे, 6 7 8, बस हो गया। सेम कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, T2G6 Eg2। तो अगेन जो बात इसके लिए था वही बात इसके लिए भी होगा। तो निकल +2 के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेट नंबर 6 है वो आउटर ऑक्टाहेड्रल होते हैं, ठीक है। तो एक बात आप लोग को यहां से समझ में आ रहा होगा कि यहां पर स्ट्रॉन्ग, जैसे देखो, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, D8 का कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, D8 का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है। अगर D9 होता तो भी चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ये वाला आता दोनों में ही। और D10 हो तब भी D8 D9 D10 इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन कहीं पे D8 है या D9 है या D10 है, D8 या D9 या D10, इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CFT इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, दोनों के लिए सेम होता है, D8 D9 एंड D10। अच्छा, इसके अलावा और कौन से कॉन्फ़िगरेशन जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए सेम होंगे? तो वो है D1 D2 एंड D3। तो लिखना चाहोगे तो लिख लेना कि कौन कौन से CFT इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड दोनों के लिए सेम होते हैं। आप चेक करके देख लेना, ठीक है ना। तो D1 D2 D3 स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए सेम होगा, T2G और EG में, है ना। कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे D1 D2 D3 के लिए, और D8 D9 D10 के लिए, दोनों के लिए जो CFT इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होगा। इसको नोट कर लेंगे, लिखेंगे CFT इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D1 D2 D3 and D8 D9 D10, D1 D2 D3 and D8 D9 D10 are same for both strong and weak ligand, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डेल ओ, ठीक है। चलिए, नंबर वन जो फैक्टर होता है वो होता है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अगर जो सेंट्रल मेटल एटम है 3D सीरीज का है या 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का है तो क्या होगा, सुनेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम, स्कैंडियम 3D सीरीज का, यट्रियम 4D सीरीज का है ये, और लेंथेनम जो है 5D सीरीज का है। तो 3D से 4D जाने पे जो डेल ओ होता है, डेल ओ, ठीक है ना, ये इंक्रीज हो जाता है बाई 50%, मतलब डेल ओ जो हमने देखा था ना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी T2G सेट और EG सेट में, तो जो डेल ओ है ना वो 50, वैसे तो कहा जाता है 25 से 50, मतलब 25 to 50%, ठीक है ना। लेकिन मैं नॉर्मली कहूंगा 50% से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है डेल ओ। और 4D से 5D आने पे, यहां से जब यहां पे आए डेल ओ इंक्रीजेस बाई 50%, और अगेन 4D से जब 5D आता है तो अगेन डेल ओ फिर से एक बार इंक्रीज हो जाता है बाई 50%। तो ये जो रेंज होता है वो 25 to 50 होता है वैसे तो, ठीक है। तो 3D से 4D आएंगे या 4D से 5D जाते हैं तो डेल ओ बढ़ जाता है। तो मैं अगर ऐसे कहूं कि 4D और 5D
जितने भी ऑर्बिटल उन सब में क्या होता है, T2G में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं Eg से पहले, मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाते हैं क्योंकि डेल O बढ़ जा रहा है। 4D और 5D के जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे ना, उसमें जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो Eg में ना जाके T2G में ही जाएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो चाहे वो वीक लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो वैसे भी जाता है T2G में, वीक लाइगेंड के केस में भी वो T2G में ही जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम जो है वो ध्यान रखना, 3D से 4D जाने पे या 4D से 5D जाने पे डेल O क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ लाइगेंड। नेचर नंबर 2, नेचर ऑफ लाइगेंड। तो जो लाइगेंड क्या है, ये तो देख लिया कि डेल O जो होता है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के लिए डेल O ज्यादा होता है वीक लाइगेंड से। ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी जानते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अगर आपसे पूछा कि डेल O किसका ज्यादा है, तो एक है आपको FeCN6-3 और एक है FeCN6-4। तो आप देखिए सेंट्रल मेटल एटम जो है, सेंट्रल मेटल एटम में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो यहां पर क्या है, ये +3 में है और यहां पर क्या है, ये +2 में है। तो किसमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसका +3। तो जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका डेल O ज्यादा होगा। समझ पा रहे क्या? अभी ऐसा कैसे, तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा, अपन इसमें क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पॉइंट चार्ज मानते हैं, और जो पॉइंट चार्ज होते हैं वो लाइगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा पास आएंगे तो उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब रिपल्सन ज्यादा होगा, ज्यादा पास आएंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और ज्यादा रिपल्सन होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और लास्ट है इसमें जो फैक्टर है वो है चौथा फैक्टर जो है वो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं कि, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड्स ज्यादा आएंगे, ज्यादा अप्रोच करेंगे, तो इनका डेल O ज्यादा होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो ज्यादा होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। अच्छा, आप एक बात ध्यान में रखना, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमारे सिलेबस में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो मैं आप लोग एक बात कहूंगा, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 CN6 हो और उसके लिए आपको सारी प्रॉपर्टी निकालना हो, कलर, नेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जियोमेट्री, जो सारी चीजें हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए क्वेश्चन करने का वे जो वे होगा वो होगा CFT। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आप हमेशा CFT को अकॉर्डिंग करें, क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, CN=4 है, तो क्वेश्चन करने का वे क्या होगा, VBT। समझ पा रहे हैं क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्वेश्चन करने का वे VBT, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्वेश्चन करने का वे क्या होगा, CFT। ये अप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अच्छा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल मतलब डेल O और डेल T। डेल O मतलब क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डेल O क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और डेल T जो होता है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इन दोनों में रिलेशन कई बार अगर पूछ लेता है तो वो हम लोग लिख लेते हैं कि इनके बीच में जो रिलेशन होता है, ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो डेल O है, इसका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डेल O कम होता है, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो डेल O मतलब
इसके लिए डेल टी बोलेंगे, डेल टी कम होता है, डेल ओ ज्यादा होता है, तो यहाँ पे जो डेल टी जो है वो -4/9 डेल ओ के बराबर होता है। ठीक है ना, डेल टी जो होता है वो -4/9 डेल ओ के बराबर होता है। इतना इसकी एनर्जी इससे इतनी कम होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, बस इतना ही है। बाकी जब हम लोग लाइव क्लास लेंगे तो इसके क्वेश्चन, बहुत से ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।